हमें बिल्कुल बहुत आराम है, हमें बहुत बढ़िया है, हमें बहुत सरकार बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ा मुद्दा विकास। महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और मेरे ख्याल से जो भी जीतेगा वो इस पे फोकस करेगा। मुझे एक्चुअली अगर सरकारी नौकरी मिले। मेन चीज़ तो नौकरी वाली है भैया, बेरोजगारी ज़्यादा है। क्या इम्पोर्टेंट है आपको? देखिए, जब से हम पैदा हुए हैं तब से विकास का ही मुद्दा चला है। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है लॉ एंड ऑर्डर की। नौकरी नहीं मिल रही हैगी और दूसरे मतलब घर के घरेलू कारोबार में ठप कर दिए गए हैं, इसी टाइप का मसला है। ये सब घरेलू मसले हैं, सब बहुत परेशान है। बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं कुछ। महिलाओं की सुरक्षा भी हो और जो महंगाई है उसके लिए भी हो, जो लोग एजुकेटेड हैं उनके लिए जॉब हो। उनका तो नारा ही यही है, एक ही नारा है कि सबका साथ और सेफई खानदान का विकास। जब से बाबा मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मैं 12 बजे सो के उठता हूं, हमने उनके भी घर पर नजर रख ली है। कभी कभी वहां शाम को धुआं उड़ता है। जो घोषणा पत्र में हम लिख रहे हैं वही उठाकर दूसरी पार्टियां अपने घोषणा पत्र में लिख रहे हैं। मैं जरा गौर परिवारवादियों से पूछता हूं, आप अगर परिवार के इतने गुणगान गाते हो तो आपको ये मेरी मुस्लिम बेटियों के दर्द की चिंता क्यों नहीं हुई? नमस्कार, इस खास लोकतंत्र के एपिसोड में आपका स्वागत है। पूरा लाव लश्कर लिए इस वक्त हम खड़े हुए हैं विधानसभा के सामने। चौथे चरण की जो वोटिंग है लखनऊ में इस वक्त संपन्न हुई। 6 बजे का समय हो चुका है और अब तय होना है कि ये जो विधानसभा है इस पर कौन काबिज होने वाला है। मेरे साथ टाइम्स नाउ की, टाइम्स ऑफ भारत की सबसे बड़ी कवरेज की पूरी टीम यहाँ पर है। यहाँ पर मेरे साथ आदर्श है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित भी हैं, दीपिका भी पहुँच गई हैं लखनऊ यहाँ पर पूरा मिजाज जानने के लिए, और आकाश मेरे साथ था पिछले 3 हफ्तों से लगातार जमीन पर है। हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी जुड़ेंगे, फटाफट आपको बता देता हूं। रविकांत उन्नाव में है, रंजीता झा इस वक्त रायबरेली में है, कुंदन पीलीभीत में है और हर्षा हमारे साथ जुड़ेंगी लखीमपुर खीरी से। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे समझने के लिए और आपको समझाने के लिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं वो किस ओर जा रहा है। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, जो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है और वोटिंग परसेंटेज को लेकर 5 बजे तक का जो हमारे पास आंकड़ा अभी पहुंचा है 57.45% अभी तक चौथे चरण में उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई है। ये 5 बजे तक का आंकड़ा है, थोड़ा बहुत ही और बढ़ेगा क्योंकि अभी आखिरी घंटा है, उसको भी टैबुलेट करके इलेक्शन कमीशन डालेगा। पर मैं सबसे पहले आदर्श तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि पिछली बार वोटिंग परसेंटेज जो थी, हमने सारे चरणों में अभी तक देखा है कि वोटिंग परसेंटेज कम रही है, उसको कैसे आकलन करा जाए और इस बार क्या लग रहा है कि चौथे फेज में इज्जत बचेगी उत्तर प्रदेश की, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने वाली है या नहीं? सबसे बड़ी बात यह है कि चौथा फेज जो है वो पहले और दूसरे और तीसरे के मुकाबले बीजेपी के लिए ज्यादा मुफीद होगा। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2017 के पहले समाजवादी पार्टी का ये किला माना जाता था, अवध का जो पूरा रीजन था वो किला माना जाता था। लेकिन 2017 में जो बीजेपी ने जिस तरीके से जीत दर्ज की है इस पूरे इलाके में, उससे समाजवादी पार्टी का वो कॉन्फिडेंस हिला है। जो वोट परसेंटेज बढ़े हैं निश्चित तौर पर उसके कई मायने हो सकते हैं। अगर हम जिस जगह पर खड़े हैं लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की एक सबसे महत्वपूर्ण सीट है कैंट सीट। कैंट सीट को लेकर भी सबसे ज्यादा चर्चा है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो बात इस बात की हो रही है वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा हुआ है, बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज के कई इंडिकेटर्स हो सकते हैं और माना जा रहा है कि इस बार कई मुद्दों पर वोट किया गया है। पर अमित जी, बहुत सारे चुनाव आपने देख लिए, कोई गारंटी नहीं होती है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए तो सत्तारूढ़ के लिए फायदा है और घट जाए तो वो बाहर जाने वाले हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बहुत चुनाव ने हमें दिखा दिया है। लेकिन ये बात जरूर है कि शहरी इलाकों में जो बीजेपी के गढ़ अक्सर माने जाते हैं
वहां पे जो लो परसेंटेज रही है, क्या वो चिंता का विषय है बीजेपी के लिए? ये बीजेपी के लिए ताकत हमेशा से रही है शहर के जो वोटर्स है। ये माना जाता है कि बीजेपी वहां पर सबसे स्ट्रांग है। बीजेपी शुरू से कोशिश करती रही थी कि हम गांव तरफ कैसे घुसे, और अगर शहर में वोट परसेंट कम हो रहा है तो निश्चित तौर पर उनके वोट कम हो रहे हैं। ये सही कहा कि मायने अलग होते हैं। कई बार हम उसको मानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन कई बार इसके खिलाफ हुआ है क्योंकि वो ज्यादा वोट सत्ता के साथ चला गया है। लेकिन इस बार भी अगर आप देखें तो गांव के इलाके, जो ग्रामीण इलाके में है, वहां वोट बैंक बढ़ रहा है, वोट परसेंट बढ़ रहा है, शहर में घट रहा है। तो बीजेपी हालांकि उसको अपने तरीके से देख रही है। बीजेपी मान रही है कि गांव में बहुत काम हुए हैं, अपने तरह से देखते हैं, इंटरप्रेट करेंगे। कुल मिला के देखिए तो वो थोड़ा नुकसान और परेशान करने वाली बात तो जरूर है अगर वोट परसेंट शहर में गिरता है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ हमेशा से शहर रहा है। जी, हमेशा से शहर रहा है। जी दीपिका, लखनऊ में आपका स्वागत है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। वैसे आप हमेशा ही मुस्कुराती रहती हैं, लेकिन ये बताइए आज कौन सी ऐसी सीट है, आप लखनऊ में थी, जिस पे आपकी नजर है, और क्या सुबह से आपने देखा जब लोगों से बात करी? तो सरोजनी नगर सीट पर थी, सरोजनी नगर विधानसभा, और सबसे पहले मैंने दिन की शुरुआत ही इससे की कि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं सबसे पहले उनसे बात करूं, उनका रिएक्शन जानूं, वो कैसा फील कर रहे हैं ये जानूं, क्योंकि ये पहला उनका इलेक्शन है। वो नई पारी की, बिल्कुल, और वो नई पारी की शुरुआत करें राजेश्वर सिंह, उनसे बातचीत की, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगे। और वो उनका ये नहीं कहना है कि मुझे लोग जानते नहीं है, लोग उनसे बहुत पर्सनली अटैच है। तो ये नहीं कह सकते कि बीजेपी किसी अचानक से किसी नए चेहरे को लेकर आई, जैसे कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि जैसे अचानक से राजेश्वर सिंह की एंट्री हुई है वैसे अचानक से वो चले भी जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। सरोजनी नगर की जनता बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद करती है, काफ़ी प्रभावित है। जो ईडी रहते हुए उन्होंने काम किया है, जो एनकाउंटर्स उन्होंने किए हैं, जो घोटालों का खुलासा उन्होंने किया है, उस चीज़ से काफ़ी प्रभावित है, क्योंकि सबसे मेन इशू जो है आज के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, वो नेशनल सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, ये तमाम चीज़। पुलिस बनाम प्रोफेसर की बड़ी जबरदस्त है उस सीट के ऊपर। आकाश बहुत दिनों से हमारे साथ घूम रहे हैं, अलग अलग चरणों में हम लोग देखते जा रहे हैं। कौन सी ऐसी सीट है जिसपे तुम्हारी निगाह है, और तुमको क्या अभी तक के जमीन से संकेत जो अभी तक समझ में आए हैं? आपके साथ घूमते हुए कई जिलों में मैंने देखा, जैसे मैं लखीमपुर गया था। लखीमपुर की बात, वहाँ हमारी संवाददाता हैं। लखीमपुर में मैंने देखा कि जो बाज़ार के लोग हैं, जब उनसे मैंने बातचीत की, बहुत काफ़ी देर तक मैं बाज़ार में रहा। वहाँ जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनका रोड शो था, और उस बातचीत में यही समझ आया कि बाज़ार के लोग, जो बात दीपिका कह रही थी कि बाज़ार के लोग, अमित सर भी कह रहे थे कि बाज़ार के लोग भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखे भारतीय जनता पार्टी से। फिर जब हम अंदर गए लखीमपुर खीरी से 70-80 किलोमीटर दूर, तो वहाँ भी लगभग यही स्थिति दिखी कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों की नाराज़गी है। उसमें किसान आंदोलन सबसे बड़ा मुद्दा है। फिर हम लखनऊ आए। लखनऊ में घूमते फिरते लोगों से बातचीत करते, अलग अलग हिस्से में, चौक या फिर रूमी गेट पर उस दिन जब हमारा शो हो रहा था, तो वहाँ भी लोगों से बातचीत में ये साफ आया कि इस बार बाजार के जो लोग हैं वो बीजेपी से पहले जो 2000 काफी कांटे की टक्कर है। मतलब ऐसा शायद अभी तक नहीं कहा जा सकता कि 4 चरण के खेल में एक बार अपने सारे और बाकी सहयोगी के पास चलते हैं, फिर उसके बाद एक्स फैक्टर जो है, जो बड़े फैक्टर हैं इस चुनाव के, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उन्नाव आपको लिए चलता हूं, और वहां पर जो सीट है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट इसलिए भी वो हो जाती है क्योंकि उन्नाव से जुड़े हुए बहुत मुद्दे हैं, और एक जो कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर अगर उन्नाव की बात करी जाए तो वो बहुत ज्यादा उठा भी है। सबको अभी सेंगर साहब वाला कांड भी याद है, और अभी कुछ दिन पहले एक समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री के जो बेटे हैं उनके ऊपर भी कुछ गंभीर आरोप जरूर लगे। रविकांत, क्या सबसे बड़ा मुद्दा समझ में आया उन्नाव की जनता से बात करने के बाद, और कैसा रहा अब तक का वोटिंग का रुझान? देखिए अंकित, पूरे दिन उन्नाव में रहने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जब चुनाव मुद्दों से हटकर किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर होने लगता है तो बहुत सारी कमियों को वो ढक देता है। जो मौजूदा विधायक हैं उनसे नाराज़गी साफ तौर पर दिखाई देती है। जो मतदाता हैं वो खुलकर इस बात को कहते हैं कि ये एरिया में मिलते नहीं थे, लोगों के काम नहीं कराए हैं। लेकिन उन सब के ऊपर किसी एक व्यक्ति का चेहरा जब हावी हो जाता है तो मतदान उसके ऊपर होने लगता है। और उन्नाव में भी यही देखने को मिला है कि योगी आदित्यनाथ की छवि पर वोट पड़ रहे हैं, ना कि जो कैंडिडेट उतारे हैं भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ पर 3-4 बड़े मुद्दे थे। उनमें से एक था कुलदीप सिंह सेंगर, जिनको लेकर हाय तौबा मची थी। वो फिलहाल इस वक्त जेल में है। जी,
विधानसभा के जो अध्यक्ष थे उनका टिकट तक काट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो लोगों को लगता है कि भले ही विधायक ने कुछ काम नहीं किया, लेकिन जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसने यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है। जो अपराधी है उनकी ही पार्टी का क्यों न हो, उसको भी जेल के पीछे भेजा गया। और डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर और एक समस्या जो उन्नाव में सबसे पूरे प्रमुख चुनाव है, में, और अमित से इसके बारे में और भी बात करेंगे, जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, योगी आदित्यनाथ का चेहरा है, वो एक्स फैक्टर जरूर है, पर वो एक्स फैक्टर इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बूस्ट दे रहा है। जितने लोग, और मैं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स की अगर बात करूं, जितने लोग उन्हें पसंद करते हैं उतने ही लोग नापसंद करने वाले भी हैं। तो एक बहुत बड़े पोलराइजिंग फिगर के तौर पर जरूर निकले हैं योगी आदित्यनाथ। इस तरह से पूरा डिवीजन आपको दिखेगा। ये यहाँ पर ये नहीं कि हम देखेंगे कि क्या करेंगे, या तो आप इनके साथ है या इनके खिलाफ है। ये सबसे बड़ा, अगर इस चुनाव में अगर देखिए, बड़ा बदलाव जो है वो यही है कि एकदम डिवीजन के साथ हो रहा है। दो पोलर में पूरी की पूरी जो पब्लिक से लेके, समर्थक से लेके हर कोई बटा हुआ है। या तो वो योगी के साथ खड़ा है, वो बाबा और महाराज जी के साथ है, या तो फिर एकदम उनके खिलाफ खड़ा हो जा रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है। जितनी उम्मीद थी इस बार, मैंने कई लोगों की इस बात से ये जरूर सुनी कि विधायक भी कह रहे थे बाबा एक्सेसिबल नहीं है। अगर विधायकों की कमी है उस पर कहीं ना कहीं बाबा हावी भी हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी के अंदरूनी मामले में बात जरूर होती है कि बाबा एक्सेसिबल नहीं है, बात नहीं सुनते, हमारी मानते नहीं है काडर की। यही समझने की ज़रूरत है कि आखिर बाबा एक्सेसिबल क्यों नहीं है। जो हमने यहाँ पर घूमा है, समझा है, जो हम अपने इलाकों में जाते हैं, समझते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता जो है वो बाबा की इस इमेज को बहुत पसंद करती है कि वो अपने विधायकों और अपने अधिकारियों की भी नहीं सुनते हैं, जनता की बात करते हैं। यही नुकसान जो है वो बीजेपी के अंदरूनी जो नेता हैं उनकी तरफ से हो रहा है। और इसका कितना बड़ा फैक्टर एक चुनाव में रहेगा उस पर भी और थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले रंजीता के पास चलता हूं, रायबरेली में है, एक हॉट सीट है रंजीता, रायबरेली। अदिति सिंह कांग्रेस का हाथ छोड़ के भाजपा में शामिल हो गई और खुला चैलेंज दे दिया कि जो हाल अमेठी में करा है वो रायबरेली में भी कर देंगे। बिल्कुल अंकित, और कहीं ना कहीं अपने बयान में एक और बात कहती हुई जो है अदिति सिंह दिखी। जब उनसे ये कहा गया कि ये कांग्रेस का गढ़ है, वो नाराज हो गई। ये कहा कि कभी हुआ करता था लेकिन अब ये गढ़ नहीं रहेगा, जैसा अमेठी में हुआ वही रायबरेली में होगा। जो 4-5 बूथ पर मैं घूमकर आई हूँ रायबरेली की सीट पर, अदिति सिंह को लेकर सिर्फ अदिति सिंह नहीं बल्कि उनके परिवार की ये सीट कही जाती है, क्योंकि उनके दादा पहली बार वहां से चुनाव लड़े थे और 93 में पहली बार उनके पिता अखिलेश सिंह जो है वो कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़कर जीते थे। 2017 में अदिति कांग्रेस की पार्टी से खड़ी हुई और जीत कर आई। इस बार जो मुकाबला है वो कहा जा रहा है त्रिकोणीय कहा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने एक वोट काटने की भी रणनीति बनाई है। क्योंकि अदिति सिंह के खिलाफ जहां सपा ने एक यादव कैंडिडेट को सामने रखा है, वही कांग्रेस पार्टी ने एक राजपूत चेहरे को, और एक डॉक्टर है वो, तो कहा जा रहा है एक अच्छी छवि और एक साफ सुथरी छवि के साथ कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। लेकिन देखना होगा कि वहां के जो वोटर है वो परंपरागत वोट जैसे सबको देते रहे हैं, उनके परिवार को देते रहे हैं, उस तरह से देंगे या फिर कोई नया प्रयोग वहां की जनता करेगी। नया प्रयोग वहां पर क्या दिखाई पड़ेगा 10 तारीख को चल जाएगा पता। आज रंजीता ने प्रियंका गांधी से भी बातचीत की, वो भी आपको थोड़ी देर में सुनवाएंगे। कुंदन के पास सीधे पीलीभीत चलते हैं। कुंदन, एक जो भारतीय जनता पार्टी में अगर सबसे बड़ा मलाल होगा वो वरुण गांधी और मेनका गांधी जिस तरीके से पार्टी के अंदर रहते हुए ही पार्टी में रस्साकसी करते रहते हैं, उसका कुछ असर दिखाई पड़ रहा है क्या वहां पे? अंकित, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण बताएं आप, मेरे पास देर आए लेकिन दुरुस्त आए, क्योंकि आप इससे पहले जितने तमाम वीआईपी कैंडिडेट्स का जिक्र कर रहे थे वो जीतेंगे एक ही, और उनका भी नंबर एक ही होगा जिन पीलीभीत के 4 विधानसभा चुनाव का। बाकी रही बात आप वरुण गांधी की और मेनका गांधी की बात करें, पीलीभीत की जनता, पीलीभीत की अगर बीजेपी के कैडर्स की बात करें, संघ के लोगों की बात करें, तो उनके लिए वो पुराना चैप्टर हो चुका है। हमने कई नेताओं से बात की, कई कार्यकर्ताओं से बात की, कई संघ के समर्थकों से बात की। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ऊपर से आदेश है कि आप वरुण गांधी को भूल जाइए और वरुण गांधी के बिना पार्टी को खड़ा करिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं बहुत जल्दी शेयर करना चाहूंगा कि इस बार न केवल मैं पीलीभीत के बाहरी इलाकों में गया और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मुझे देखने को मिली, जो बार बार हम कह रहे थे कि ये जो लड़ाई है वो धर्म बनाम आप हिंदू बनाम मुस्लिम कर सकते हैं, बड़े कास्ट बनाम छोटे कास्ट करते हैं, लेकिन इस बार इस पूरे इलाके में मैंने देखा कि जो शहरों में, और खासकर वो प्रयोग आपने दिल्ली में देखा था, अमीर वर्सेस गरीब, वोट डिवीजन
बीजेपी करने में सफल हुई है। और एक दलित और पिछड़े और गरीबों का एक बड़ा तबका जो मजदूर है, वो शहरी मजदूर है, वो ग्रामीण मजदूर है, वो खेतिहर मजदूर है, वो वोट बैंक इनकी जो जन कल्याण योजना है, इनकी जो पेंशन की योजना है, इनके आयुष्मान की योजना है और इनकी जो तमाम योजनाएं हैं उससे बहुत ज्यादा शिफ्ट हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर इस पूरे रीजन में बीजेपी को कोई बेल आउट कर पाएगा तो ये मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि हमने तमाम जगहों पे देखा कि प्रधान राशन विरोध का में जो बांटा गया है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के जरूर आया है। आप कहीं पर भी जाते हैं तो इस बारे में बात जरूर करती है जनता। हर्षा लखीमपुर में है और आज हर्षा, मैं चाहूंगा कि जब हर्षा से बात करें तो थोड़ा विजुअल वो चलाइएगा। ऐसा लग रहा था कि आज जब अजय मिश्रा टैनी वोट डालने आए तो भारतीय फौज को ही उतार दिया गया था उनकी सुरक्षा के लिए। इतनी सुरक्षा में टैनी साहब पहुंचे अपने ही घर में। हर्षा, उनको आज इतना डर था कि ना तो मीडिया से मुखातिब हुए और ना ही अपने गढ़ में अपने ही लोगों से मिल पाए इतनी सुरक्षा के बीच में। बिल्कुल अंकित, और देखिए यही हैरान, मैं तो आपने कहा हैरान नहीं होना चाहिए हर्षा, उस वक्त आपने ये बात कही, लेकिन मैं इसलिए हैरान थी क्योंकि पैतृक गांव, पैतृक आवास वहाँ पे हमेशा रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। जब लखीमपुर का वो कांड हुआ था, तिकुनिया कांड, तब भी वो वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन मीडिया से छुपने की और मीडिया के सामने ना आने की जो कवायद थी आज पूरे दिन, वो हमने देखी। लेकिन उसका इम्पैक्ट अंकित लखीमपुर की कई सीट्स पर पड़ेगा। निघासन, जहाँ पे तिकुनिया कांड हुआ, उस सीट पर पड़ रहा है। पलिया में पड़ रहा है क्योंकि वहाँ सरदार वोटर्स बहुत सारे, लगभग 30,000। मोहम्मदी में पड़ रहा है उसका असर। लेकिन जो लखीमपुर की जो बाकी सीट हैं, सुरक्षित सीट्स खासकर भाजपा के फेवर में जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन जैसे आकाश भी बता रहे थे, लखीमपुर खीरी को समझने की इसलिए ज्यादा जरूरत है क्योंकि यहाँ 10% केवल शहरी मतदाता है, 90% ग्रामीण मतदाता है। तो यहाँ पे सरकार किसकी बनेगी वो फैक्टर डिसाइड करने वाला ग्रामीण मतदाता है। अगर हम चीनी मिलों की बात करें तो अधिकांश चीनी मिलें, चाहे निघासन की चाहे मोहम्मदी की, इन तमाम जगहों पे चीनी मिल की पेमेंट हुई है। लेकिन अंकित, एक तुरूप का इक्का जो सरकार द्वारा चला गया, आज चुनाव था लेकिन उससे एक दिन पहले बजाज की जो चीनी मिल है जिसमें 1 साल से ज्यादा से किसान की पेमेंट नहीं की थी, कल उनकी पेमेंट उनके खातों में पहुंच जाती है। यानी कि जो बची कुची नाराजगी है निघासन में, गोला में, उन इलाकों में किसानों की जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश एक दिन पहले तक की गई। इसीलिए कहा जा रहा है कि 8 सीटों में से यहाँ पे कम से कम 5 ऐसी सीटें हैं थोड़ी जेब में लक्ष्मी आएगी तो शायद थोड़ी नाराजगी दूर जरूर हो जाएगी, ये जरूर फैक्टर है। मैं फटाफट, हमारे जो विश्लेषक हर बार हमारे साथ जुड़ते हैं हर चरण के बाद, शेखर अय्यर साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ रहे हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शेखर जी, मैं आपसे, संजीव जी, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, हम हर बार एक्स फैक्टर्स की बात करते हैं, ये वाला जो फेज है, अभी तक 3 फेज में किसानों की बहुत बात हुई, जो यादव बेल्ट है वहां से निकल के आए, ये जो फेज है अवध, बीजेपी को यहां पर स्ट्रॉन्ग माना जाता है। पिछली बार उन्होंने बल्कि पूरा स्वीप किया था। आपको सबसे इंपॉर्टेंट सीट और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या इसमें नजर आ रहा है? देखिए, सीट तो अंकिता आप बताइएगा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है। सबसे चर्चित लखीमपुर की सीट रही थी और हम सबको उसके कारण मालूम है। लेकिन देखिए, 2 बातें, मैं अभी आपके कॉरेस्पॉन्डेंट की रिपोर्ट सुन रहा था तो उससे मैं थोड़ा सहमत हूँ, क्योंकि एक, अगर हम कागज से कैलकुलेट करेंगे यूपी इलेक्शन को और इन 3 फेजेस के बाद, तो जो कन्वेंशनल विजडम है, एक परंपरागत सोच रही है चुनाव का विश्लेषण करने की, कास्ट फैक्टर, जाट फैक्टर, मुस्लिम प्लस यादव, MY फैक्टर, एंटी इनकम्बेंसी, तो उन सब समीकरणों के आधार पे लगता है कि बीजेपी चुनाव में पिछड़ रही है और शायद सरकार बनाना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जो एक्स फैक्टर है, शायद मैं हमेशा कहता था एक्स फैक्टर ये देखने की बात है क्या हिंदुत्व इन सब मुद्दों को ट्रांसेंड कर जाएगा, इन सब के ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अभी आपके कॉरेस्पॉन्डेंट जो बात कही, मैं पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पे जो अलग अलग रिपोर्टर्स की सुन रहा हूँ, इनकी सुनी, तो ये जो गरीब की बात है, जो राशन ट्रांसफर, राशन दिया जा रहा है गरीब को और जो पैसे खातों में जा रहे हैं, वो एक एक्स फैक्टर इस इलेक्शन का शायद हो सकता है। लेकिन जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि हाइंडसाइट इज द मोस्ट पावरफुल साइट। सबसे अच्छा विश्लेषण और कारण आप मुझसे 10 मार्च को समझ लीजिएगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। शेखर अय्यर जी, जो वेलफेयर पॉलिटिक्स की जो बात होती है, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से मॉडल अपनाया है। एक तरफ पोलराइजेशन के उनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो एक
चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे उनकी बाकी योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो। वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी राशन, समाजवादी पार्टी कहती जरूर है कि देखिए 31 तारीख तक राशन दे रहे हैं क्योंकि चुनाव उस तब तक निपट जाएंगे, लेकिन जनता के बीच में वो रिकॉल फैक्टर है। राशन खत्म हो गया, झोला मोदी जी के चेहरे वाला लेके घूम रही है जनता। नहीं, बिल्कुल ये वेलफेयर पॉलिटिक्स तो काफी समय से चल रहा है, लेकिन देखिए ये सारे फैक्टर्स जो बात किया जा रहा है ना, ये जो लाइवलीहुड इश्यूज, इसका अपना असर होगा जरूर। इसका मतलब नहीं है कि असर ही नहीं होगा, असर होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये जो चरण है, चौथा चरण में एक बड़ा सवाल यही आएगा, क्या बीजेपी जितने सीट जीती थी पिछले फोर्थ फेज पे, क्या उतनी सीट बरकरार रख पाएगी या कितना घटेगी, यानी बीजेपी का लॉस कितना होगा। और दूसरी तरफ सापा कितना गेन कर पाएगी, मतलब जो उसकी जो रिजल्ट्स आप पिछले देखेंगे कितनी बढ़ा सकती है। और कुल मिला के देखा जाए सारों फेसेस पे, देखिए समाजवादी पार्टी के लिए तो अपना पूरा संख्या 4 गुना बढ़ाना है कि सत्ता पाने के लिए, और बीजेपी के लिए वर्स्ट सिनेरियो में मानता हूं कि 100 सीट घट जाए पिछले टोटल से। तो ये सारे बातें हैं, लेकिन सवाल ये भी है, देखिए वोटर्स ये भी सोचता है, ठीक है बहुत चीजें नहीं हुई है, बेरोजगारी बड़ी प्रॉब्लम है, कोविड की वजह से बहुत पीड़ित हुए, लेकिन सवाल है कौन इसका सोल्यूशन कौन देगा। और ये सोल्यूशन की जब वो ढूंढता है और सोल्यूशन दिलवाने वाले कौन है, मुझे नहीं लगता है कि सपा या अखिलेश यादव की नेतृत्व पे कोई ज्यादा आकर्षण होगा। क्योंकि आज भी देखिए, आज भी अंकित एक बात, आज भी प्रधानमंत्री के भाषण में क्या कह रहे हैं सर, लेकिन एक मैं जी नहीं वही बात कह रहे हैं कि सबको घर हो, घर में नल हो, नल में जल हो, एलईडी बल्ब हो, बल्ब में बिजली हो। देखिए बार बार वही बात को रख रहे हैं जिसमें सर वो तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारी और बातें भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात संजीव जी, एक बार फटाफट आपसे बस संक्षेप में जानना चाहूंगा, जैसे ये बात होती है कि क्या अट्रैक्शन है, समाजवादी पार्टी को लेकर एक डर जरूर दिखा है, लेकिन अखिलेश यादव पर्सनली अनपॉपुलर नहीं दिखते हैं लोगों के बीच में। बार बार लोग बात करते हैं पुरानी समाजवादी पार्टी ऐसी थी, तो क्या अखिलेश यादव के पास इतना मोमेंटम, जो चैलेंज है मोमेंटम जनरेट करने का, क्योंकि जब भी आप बात करें बड़ा जमीन पर बड़ा इजी हो गया है। आप किसी से पूछिए जो कहता है विकास सुरक्षा, वो आपको पता है बीजेपी का वोटर है, जिसने कहा बेरोजगारी, वो आपको पता है समाजवादी पार्टी का वोटर है। तो ऐसा नहीं है कि लोग मुद्दे की बात कर नहीं रहे। भाई अंकित शेखर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी का वर्स्ट सिनेरियो 100 सीटें कम, एसपी को बहुत सीटें अपनी मल्टीप्लाई करनी है सरकार बनाने के लिए। लेकिन मेरा मानना है चुनाव में जनता एक तरफा पर हो जाती है। पिछली बार किसने सोचा कि 300 प्लस सीट बीजेपी लेकर आ रही होगी, तो ये जो एंड रिजल्ट, जो आउटकम होता है ना, वो हम सबको वाइज बनाता है और हम सबको समझदार बनाता है। 2 बातें और मैं कहना चाहूंगा अंकित कि एक फर्क है, पब्लिक मीटिंग्स में सबके भीड़ आ रही है, लेकिन जो रिस्पॉन्स, जो पैशन, जो एक एक्साइटमेंट या करंट जिसको कह रहे हैं जनरेट, वो अखिलेश की मीटिंग्स में सबसे ज्यादा दिख रहा है। क्योंकि मैं यूपी अभी तक गया नहीं हूँ, 26 तारीख के बाद से 10 दिन तक हूँ, बट लेकिन जब आप ट्विटर पे देखते हो, इधर उधर वीडियोस देख रहे हो, तो काफी एक रिस्पॉन्सिव क्राउड वो अखिलेश को ज्यादा मिल रहा है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। और दूसरा जो वोटिंग परसेंटेज उस तरह का नहीं बढ़ रहा है, और इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है कि आरएसएस को कहा गया है और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों और स्टेजेस में ज्यादा संख्या में बीजेपी के मतदाता निकले और वोट डालें। एक उदासीनता है क्या बीजेपी के मतदाताओं? जी, ये एक अलग दूसरा यक्ष प्रश्न है जिनके उत्तर हमें अभी काडर में भी ये एक बड़ा फैक्टर है अमित जी। लेकिन एक बात है, जो बात करें अगर आप, जो एक वेव फैक्टर हमेशा बीजेपी के लिए काम करता है, चाहे वो 13 के दंगों के बाद और मोदी जी का मिलाकर 14 में इंपैक्ट दिखाई पड़ा, उसी पोलराइजेशन का इंपैक्ट 17 में दिखाई पड़ा, फिर नरेंद्र मोदी के नाम पर 19 में भी जबरदस्त वोट मिला। चैलेंज सबसे बड़ा यही है कि इस बार कोई वेव नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक्साइटमेंट जो है, क्या वो बीजेपी काडर में इस बार कम है कि झंडा लेके सड़क पे निकलने की अब कवायद आज इस बार ज्यादा नहीं है? अगर उस वेव को उस तरह से आप देखें तो, लेकिन आप देखिए कि 2 तरह का वेव है यहाँ पे। अगर देखिए तो एक तरफ लोग अब खुलकर बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है एक वोटर शांत भी है।
ये निश्चित तौर पर 17-19 जैसा माहौल नहीं है। लेकिन हाँ, एक आप जब बात जो विकास की, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि विकास की बात होती है तो पहले आप किसको वोट दे रहे हैं, और अगर आप परिवर्तन की बात या रोजगार की बात कर रहे हैं तो किसको वोट दे रहे हैं। देखिए, उस तरह का वेव तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक योगी ने, जो मुख्यमंत्री ने जो एक चेहरा बनाया, या अपने को एक जो खास करके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो बनाया, महिलाओं से लेकर आप जब बात करेंगे तो उनके अंदर एक बात होती है। हाँ, उस तरह से आपको वोकल लोग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, जब आप बात करेंगे तो खुलकर सामने में लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, चीजों को लेकर बीजेपी की पक्ष की बात कर रहे हैं, या बीजेपी के जो वोटर हैं वो आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ, झंडा लेके उस तरह दौड़ते नजर भले नहीं आएगा आदर्श। लेकिन बार बार क्योंकि शेखर अय्यर जी भी ये बात कह रहे थे, बार बार मैं बीजेपी के नेताओं सुनता हूं कि देखिए 100 सीट गिर जाएंगी, उससे ऊपर नहीं, हम आ तो जाएंगे, 100 सीट गिर जाएंगी। अगर 100 सीट गिरना शुरू होती है, यानी कि एक इस तरीके का कहीं ना कहीं एक मोमेंटम बनना शुरू होता है, तो इसकी कोई गारंटी तो है नहीं कि वो 100 पे ही रुकेगी, वो 125 नहीं पहुंचेगी, 110 नहीं पहुंचेगी, 130 नहीं पहुंचेगी। तो क्या जब बीजेपी के नेता भी कहते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो 100 है, कहीं ना कहीं आशंका मन में आ गई है कि अभी पूरी तरह से चुनाव हाथ में आया नहीं है? चौथे चरण के चुनाव के बाद इसका मोमेंटम जो कहा जाता है कि बीजेपी का जो पिकअप होता है वो अंतिम चरणों में पकड़ती है बीजेपी। अगर आप इस पिछले 3 चरण के बाद के चुनाव को देखें तो चौथे चरण की शुरुआत जो है वो बीजेपी के लिए बेहतर है, क्योंकि पूर्वांचल, अवध और मध्यांचल जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पर बीजेपी की पकड़ पहले से ज़्यादा मजबूत रही है। 100 सीटों की जो आप बात कर रहे हैं गिरने की, निश्चित तौर पर बीजेपी के अंदर खाने में भी ये चर्चा है इस बात को लेकर कि 100 सीटें मैक्सिमम सिनेरियो में गिर सकती हैं, उसके बाद भी हम 200 प्लस रहेंगे, और इसी के दावे के आधार पर वो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये 312 सीटें जो बीजेपी लेकर आई थी, इस बार वो पेस उनके सहयोगी दलों के साथ मौजूद नहीं है जो कि साथ में उनके हैं। हाँ, और फिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि अगर 100 सीटें गिरती हैं और अगर वो 225 के आसपास सहयोगी दलों के पहुंचते हैं तो योगी जी की कुर्सी पे सवाल जरूर खड़े हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दीपिका, जो वोटर्स से आपने बात करी, यंग वोटर्स से आपने बात करी, यंग वोटर किससे स्वे हो रहा है? वो भी क्या किसी तरह की पोलराइजेशन, रिलीजन या फेस पे वोट कर रहा है, या उसके लिए मुद्दे बहुत अलग है? कुछ तक वो लोग कह रहे हैं कि देखिए बेरोजगारी तो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट मसला है ही, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो काम रहा है और अभी बीजेपी ने जो इस दरमियान काम किया है, उस चीज़ से काफ़ी लोग प्रभावित हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत क्लियरली ईजिली जैसे 2017 में बीजेपी ने कुछ सीटें निकाली थी वैसा होगा, जैसा कि तमाम सहयोगी अमित और आदर्श भी कह रहे थे। ईजी बिल्कुल नहीं होने वाला है बीजेपी के लिए, बहुत मुश्किल होगा। समाजवादी पार्टी की तरफ भी हमने लहर देखी है, इस तरफ भी देखी, क्योंकि समाजवादी ने भी जो स्ट्रैटेजी अंकित इस बार अपनाई है, मैं सरोजनी नगर की अगर बात करूं, जो यहाँ से कैंडिडेट हैं अभिषेक मिश्रा, लखनऊ नॉर्थ से वो लड़ रहे थे, उसके बाद उन्हें जब वो वहाँ से जीत गए, उन्हें अच्छी खासा अनुभव है राजनीति का, अब उन्हें सरोजनी नगर भेजा गया है। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम और यादव फैक्टर की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 70,000 यादव हैं, 40,000 के आसपास मुस्लिम हैं, इन दोनों को एक कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज है समाजवादी पार्टी के लिए, वो भी बटा। आकाश, संक्षेप में फटाफट, मुस्लिम वोटर क्या पूरा एक मुश्त जा रहा है? हम लोग जितनी जगह पर भी गए इस बार, क्योंकि कहीं कंफ्यूजन है उनके दिमाग में कि फाइट किसके बीच में है। मुस्लिम मतदाताओं से जितने लोगों से हमने बात की अब तक, हम जैसे हम अपने चुनावी रथ को लेकर आगे आ रहे हैं, तो मुस्लिम मतदाताओं से जो आप अभी बात कर रहे थे कुछ देर पहले, उसमें 2 बातें बिल्कुल साफ थी। एक वो अनाज वाला मुद्दा, और दूसरा बेरोजगारी वाली बात। और उस तरफ से कह रहे हैं कि भाई हम जय श्री राम कहते हैं, तो ये आपको समझ तो आ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी की बात, और जो बीजेपी के भी वोटर हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन इस बार मुस्लिम मतदाताओं ने जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को पकड़ा है वो है महंगाई, वो है बेरोजगारी, और उसके बाद आज ही बात कर रहा था, कंफ्यूजन बिल्कुल कम है, और शायद वही बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या की बात भी है होगी। फटाफट एक बार जरा सा जो आज दिग्गज, क्योंकि कई सारे बड़े बड़े नेता, जिन सुबह आप राजनाथ सिंह जी से भी मिले थे, सबने आज लखनऊ में वोटिंग करी, थोड़ा सा आपको ब्रीदर देते हैं, वो विजुअल्स भी आपको दिखाते हैं, आप वो देख लीजिए, कलर थोड़ा देख लीजिए, फिर मैं वापस जाऊंगा अपने मेहमानों के पास जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक फैक्टर जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ, उनके चेहरे पर इस बार चुनाव हो रहा है, पिछली बार नहीं हुआ था। कितना इंपैक्ट उसका पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, उस पर भी बात करेंगे। पहले आप ये जरा देख लीजिए थोड़ा रंग चुनाव का। यूपी के चौथे राउंड में कई दिग्गजों ने वोट डाला, कई तस्वीरें आई, लेकिन इस तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। लखीमपुर खीरी में देश के गृह राज्य मंत्री और तिकुनिया कांड के आरोपी मोनू भैया के पापा अजय मिश्र टेनी मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे तो बवाल मच गया। भयंकर सुरक्षा के बीच अजय मिश्र टेनी ने वोट डाला। मीडिया से मुखातिब न होने के लिए वो भारी सुरक्षा घेरे में आए और वोट देकर फौरन निकल ली।
चौथे चरण में एक नहीं कई दिग्गजों ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परिवार के साथ लखनऊ में वोट डाला। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी लखनऊ में वोट करने पहुंची। उन्नाव में बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने वोट डाला। वहीं यूपी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लखनऊ में आज लोक गायिका मालिनी अवस्थी भी वोट डालने पहुंची। मालिनी अवस्थी ने वोट डालने के बाद अपनी सुरीली आवाज में वोटरों से ज्यादा वोट डालने की अपील भी की। 5 बरस पे वोट पड़त है, चलू पड़े वोट जौने ठैया में वोट डाल। आज का दिन आम आदमी भी खास होता है क्योंकि आज सत्ता की चाबी उसी के हाथ में होती है। इसीलिए लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। उसकी कुछ खास तस्वीरें देखी। उन्नाव में एक पोलिंग स्टेशन पर वोटरों की आरती उतारी गई, फीता काटा गया और फिर मतदान शुरू किया गया। वैसे तो वोटिंग के लिए 18 साल से ऊपर के लोगों को ही अधिकार होता है, लेकिन बांदा में सुबह सुबह बच्चों ने लोगों के घर घर जाकर लोगों को वोट करने के लिए जागरूक किया। अब पीलीभीत की ये तस्वीर देखिए। जो औरतें आमतौर पर पर्दे में रहती हैं, आज वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए चौखट से बाहर निकली। घूंघट की आड़ में महिलाएं पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी लंबी कतारों में दिखी। तो ये तो आपने देखा कि चौथे चरण का जो रण है उसको कैसे चल रहा है। शेखर अय्यर जी, योगी आदित्यनाथ के नाम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। 17 में ये सिचुएशन नहीं थी, मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, सबसे बड़े फेस चेहरे वही थे और उन्होंने प्रचंड बहुमत के बाद योगी आदित्यनाथ को वहां पर बैठा दिया। जो योगी आदित्यनाथ के बारे में कई जगह पर ये एक्स फैक्टर है कि वो बीजेपी को बढ़त दिला रहे हैं। क्या उनके ऊपर इस बात का प्रेशर भी है कि अगर नहीं जीत पाए, चाहे बीजेपी की सरकार बनती भी है अगर 225 के आसपास, तो क्या वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे? देखिए, अगर इतनी सीटें घटती है तो कई सवाल फिर पैदा होंगे। मतलब केवल योगी आदित्यनाथ जी की लीडरशिप को लेकर नहीं है। मुझे तो लगता है कि हमारे नेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा चेंज आ जाएगा। मतलब ये तो बहुत बड़ा सवाल होगा। देखिए, जो योगी जी उनके लिए बेस्ट बेट है, अभी भी है, इस पे कोई दौरान नहीं है। केवल योगी जी के नाम पे वोट नहीं है, उसके साथ में जो डबल गारंटी जो मोदी जी दे रहे हैं, योगी जी को बार बार एंडोर्स करके और ये कह के डबल इंजन, ये बात तो हर मीटिंग में ये बात कहता है। इसका मतलब अपने प्रेस्टीज, अपने स्टैंडिंग पे अपने दाव पे लगा रहे हैं मोदी जी पूरा योगी के लिए। इसका मतलब है बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये है कि क्योंकि कंपैरिजन है कि अखिलेश यादव जी की लीडरशिप, उनकी ट्रैक रिकॉर्ड और पिछले 5 साल, और दूसरी तरफ आपको मोदी जी की नेशनल लेवल की लीडरशिप और योगी जी का जितना भी अचीवमेंट है, जो भी अभी तक की जो उनका जो ग्राउंड लेवल डिलीवरी जो हुआ है, वो भी एक बड़ा बेट है अंकित जी। जी, पर संजीव जी, जैसे हम, क्योंकि मैं सिर्फ थोड़ा सा इस बात को और एक सवाल से थोड़ा सा और खींचना चाहता हूं, जो 100 सीटों का वर्स्ट केस सिनेरियो की बात हो रही है, इंडिकेशन जैसे शेखर जी कह रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं, बहुत बड़ा इंडिकेशन होगा, 2014 के लिए भी इंडिकेशन बहुत बड़ा होगा। तो बीजेपी के लिए जो खुद भी वो वर्स्ट केस सिनेरियो मान रहे हैं, उसमें सरकार बनने के बाद भी उनके लिए मुश्किलें कम नहीं होंगी। बिल्कुल सही बात है। जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, देखिए 100 सीटें कम होंगी कि कितनी सीटें कम होंगी, सॉरी एक सेकेंड, संजीव जी का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करके वापस एक बार आते हैं। प्रियंका गांधी से आज हमारी सहयोगी रंजीता ने बात करी। प्रियंका गांधी ने क्या कहा है चुनाव में? 5वें चरण के लिए वो कैंपेनिंग कर रही थी, रायबरेली में वो मिली हमें अमेठी जाने से पहले, उन्होंने क्या बताया, सुन बात है। आज चौथे फेज का जो वोटिंग है वो चल रहा है, कितनी कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि 5वें चरण के प्रचार के लिए आप अमेठी आई हुई हैं। कॉन्फिडेंट हूँ कि जनता, मेरी उम्मीद है कि जनता सही मुद्दों पर वोट देगी। मैं बार बार कह रही हूँ कि जनता की बहुत समस्याएं हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, किसानों की तमाम समस्याएं हैं, छोटे दुकानदारों की समस्याएं, इनको हल करने की राजनीति होनी चाहिए। प्रियंका गांधी जी ने कल एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें प्रियंका गांधी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के ये जो आपने जो बैंड पहना हुआ है ये दे रही हैं, आप उनको चेज कर रही हैं। ये किस तरह की राजनीति की शुरुआत करना चाहती है प्रियंका गांधी?
देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अपने नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके प्रति कोई घृणा या क्रोध या गुस्सा हो। वो तो मतलब उन्होंने मुझे बहुत अपनेपन से मेरा स्वागत किया, मुझे नमस्ते किया, सेल्फी चाह रहे थे तो मैंने भी उनसे प्रेम से बात की और उनको अपने विधान दिए कि पढ़िए ज़रूर, हो सकता है पसंद आ जाए कुछ जो हम कह रहे हैं। पसंद आ रहा है, क्योंकि दावे तो सभी महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए और तमाम चीज़ों के लिए करते जा रहे हैं। हाँ। लग रहा है आपको कि आपके जो विधान है वो दूसरी पार्टियों को भी पसंद आ रहे हैं? हो सकता है, क्योंकि जो घोषणा पत्र में हम लिख रहे हैं वही उठाकर दूसरी पार्टियां अपने घोषणा पत्र में लिख रहे हैं। हाँ। महिलाओं को जो आपने 40% टिकट दिया है, इसके पीछे क्या विजन है आपका? विजन ये है कि महिलाओं को सशक्त होना है, आधी आबादी है और राजनीति में खास तौर से विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी नहीं है, सिर्फ मात्र 14% हैं महिलाएं विधानसभा में, और ठीक नहीं है ये। प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, रायबरेली में हमारी सहयोगी रंजीता से बात कर रही थी और कह रही थी कि हमारा जो हम चीजें अपने मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं वो चुरा चुरा के सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये बात में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पे हम बात कर रहे थे और चौथे चरण के बाद ये बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि देखिए आधे से ज्यादा सीटों का जो मताधिकार है, जो जनता है, वो तय कर चुकी है। अभी भी केशव प्रसाद मौर्य से अगर आप बात करें तो वो अभी भी ये नहीं कहते कि इस चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। उनको अभी भी शायद ये उम्मीद लग रही है कि सीटें कम होंगी और हमारा कहीं ना कहीं नंबर आ जाएगा, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या यही खेल तो बीजेपी को नहीं डुबो रहा है? कि जब अमित शाह बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि योगी के नेतृत्व में हमको बनना है, इसके तुरंत बाद आप पूछिए केशव मौर्य, तब भी वो यही बात कहेंगे। हाँ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इससे खेल बिगड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ वो एक स्टैंड लेके शुरू से चल रहे हैं। और ये बात सच है कि जिस समय बने थे उस समय वो अध्यक्ष थे, उन्होंने पार्टी को जिस तरह से मोमेंटम खड़ा किया था वो उसको काबिले तारीफ है, उन्होंने सबने उसकी तारीफ की थी। लेकिन सत्ता गया, और सत्ता क्यों गया? क्योंकि जो सीटें आई थी 326 325 जो पूरा आया था, उसकी वजह थी उस मोमेंटम को बरकरार कौन रख सकता है, इसलिए योगी को बनाया गया था। उसके साथ साथ क्योंकि आपके पास, जैसे हमने दिल्ली में भी देखा, प्रचंड बहुमत आ जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं। उस मोमेंटम को रखना, कंटिन्यू रखना, इसीलिए किया गया था, क्योंकि एक बड़ा हिंदू सपोर्ट आया, तो इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति को तलाश किया गया। लेकिन हिंदू सपोर्ट, हाँ, लेकिन आदर्श क्या ये हिंदुत्व को इनकैश करने की जो कोशिश थी, क्योंकि इस बार कम से कम ओवर्टली कोशिशों के बावजूद वो ध्रुवीकरण दिख नहीं रहा है। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि हर आदमी सिर्फ यही सोच के कि मैं हिंदू मुसलमान पे सोच के ही वोट कर रहा होगा। तो क्या कहीं ना कहीं इनेबिलिटी दिखाई पड़ी कि योगी आदित्यनाथ उस इमेज से आगे बढ़ नहीं पाए, उसको इनकैश नहीं कर पाए पूरे तरीके से? आजकल हर रैली में भी कुछ ज्यादा ही सुनने को मिलता है। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और हर रैली में खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण ऐसा ही होता है जिसमें हिंदुत्व की बात होती है। और अगर हम दूसरे बड़े लीडर्स की बात करें, चाहे होम मिनिस्टर की बात करें या फिर प्रधानमंत्री की बात करें, तो वो विकास और अपनी योजनाओं की बात करते हैं, केंद्र से कौन सी योजना दी गई है उसकी बात करते हैं। इसका एक और पहलू है, इसमें अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाकर देखें तो ग्रामीण इलाकों में आज भी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें ज़्यादातर लोकल न्यूज़ सर्कुलेट होती हैं, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ के पुराने भाषणों की क्लिपें निकाल कर दिखाई जा रही हैं, जो कभी लोकसभा में दिया करते थे या फिर अपने शुरुआती दिनों में दिया करते थे। वो क्लिपें आज भी वायरल हो रही हैं। सबसे बड़ा कारण उसका यही है कि आज अगर योगी आदित्यनाथ उस इमेज से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन जो नीचे की लीडरशिप है वो ये चाहती है कि वो इमेज बनी रहे। शेखर जी, क्या ये योगी आदित्यनाथ के लिए दिक्कत भी है? क्योंकि हिंदुत्व का फैक्टर जो है, जो हमने 17-19 में देखा, वो इस बार कम से कम अभी तक ऐसा देखने को मिला नहीं। कोशिशें भरपूर है। और राम मंदिर की अगर बात करें तो राम मंदिर को 2024 में बन के तैयार होना है, अनाउंसमेंट हो चुका है। तो जो राम मंदिर का आखिरी चेक इनकैश होना है वो शायद मोदी जी ने अपने लिए रखा हुआ है 2024 में। तो अंकित जी देखिए, 2017 में एक हिंदुत्व के आइकॉन के रूप में योगी जी ने कैंपेन किया था, लेकिन 2022 में वो केवल हिंदुत्व आइकॉन नहीं है। उसके बाद यूपी मुख्यमंत्री के नाते उनकी कार्यकाल में जो काम उन्होंने किया है, जो डायरेक्शन दिया है प्रशासन को, जो चीजें उन्होंने हासिल की है, एक डायरेक्शन जो विकास कार्यक्रम में हुआ, वो भी एक सेलिंग पॉइंट है। केवल हिंदुत्व आइकॉन, देखिए हिंदुत्व आइकॉन हमेशा, देखिए मोदी जी के लिए कोई भगवा कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब खड़े होते हैं तो वो हिंदुत्व पार्ट उनमें तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा जो प्लस, मोदी प्लस, वैसे इस बार भी चुनाव में योगी प्लस है। योगी प्लस ही आज बीजेपी के लिए एक प्रकार से ड्राइविंग फोर्स है। तो केवल हिंदुत्व पर वोट नहीं मिल रहा है इस बार, उसके साथ बाकी चीजें भी जुड़ी हुई है। वो है जो ग्राउंड लेवल डिलीवरी की भी बड़ी बात है, और
कोई बड़ी स्कैम की बात नहीं हुई अभी तक, कोई करप्शन की बड़ी करप्शन एट टॉप लेवल पे बात नहीं हुई है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है अंकित जी। हाँ सही बात है, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और जिस तरीके से आप कह रहे हैं ग्राउंड लेवल डिलीवरी पर भी प्लस बन रहा है, वैसे ही दूसरी तरफ से भी यानी कि ऑपोजिशन के पास भी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जो एक बड़ा मुद्दा है, छुट्टा पशु का बहेला जब मैं भी गया था उसका जो एक मुद्दा है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मुद्दों की कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि बातें जरूर हो रही हैं। अब क्योंकि चौथे चरण का मतदान खत्म है, लोगों ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है, सबकी निगाहें 5वें चरण पर होंगी और उसकी जो लगातार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो दिग्गज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव अभी से जुट गए हैं 5वें चरण को साधने के लिए। चुनाव अब अवध से पूर्वांचल की ओर जा रहा है और उसी तरीके से जो नेताओं के हेलीकॉप्टर हैं वो भी उसी दिशा में आपको जाते दिखाई पड़ेंगे। तो आज लगातार किस तरीके से एक दूसरे पर वार प्रतिवार किए गए, देखिए जरा। जब से बाबा मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मैं 12 बजे सो के उठता हूं, हमने उनके भी घर पर नजर रख ली है। और याशिर साहब जानते होंगे कि हमारा घर और उनका घर एक ही दीवार है। इधर मैं देखता हूं कभी कभी वहां शाम को धुआं उड़ता है। और अभी कुछ दिन पहले कुछ पुताई वाले लोग जा रहे थे, मैंने पुताई वालों को रोक लिया, कहां जा रहे हो? तो बोले कि हम मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं। तब पता लगा कि ये पुताई वाले इसलिए जा रहे थे कि जो धुएं के धब्बे लगे उनको पोतने जा रहे थे। मैंने समाजवादी पार्टी के एक नेता से पूछा, मैंने कहा भी आपने विकास कराया है? उसने कहा क्यों नहीं विकास कराया? कहा कहां विकास है? आपका विकास कहां? मैंने कहा एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, हाईवे, बिजली। कहा हम भी दे सकते थे लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा था कैसे देना है। तो मैंने कहा जब तुम समझोगे नहीं, 12 बजे सो के उठोगे, 12 बजे सो के उठोगे, 2 बजे तैयार होते होते 2 बज जाएंगे। बाद में कोई शिवपाल जी जैसा महान विद्वान आदमी जाके समझाएगा और फिर उसके बाद रटी रुटाई 2 बातों को कह करके फिर अपनी बात को आगे बढ़ाओगे तो समझ में